दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 908 सब्जेक्ट की, जिसका नाम है सामाजिक विज्ञान शिक्षण। तो चलिए इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। और जैसा कि आप लोग बार बार बहुत सारे कमेंट कर रहे हैं और साथ ही साथ व्हाट्सएप पे तो अनगिनत मैसेजेस आ रहे हैं कि आपको पीडीएफ की उपलब्धता चाहिए, जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके पीडीएफ चाहिए आपको। तो ये पीडीएफ जो है एक वीडियो के माध्यम से बता दूंगा कि कैसे आपको डाउनलोड करना है। ठीक है, एक वीडियो आएगी, उस वीडियो को आप देख लेना, उसमें आपको पता चल जाएगा कि पीडीएफ को कैसे डाउनलोड करना है। और ये पीडीएफ जो है ये कितने समय तक आपको मिल पाएगी, किस समय से किस समय के बीच में आप इसको ले पाएंगे और कितने दिनों तक ये पीडीएफ जो है आप तक उपलब्ध करवाई दी जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, मानचित्र से क्या आशय है। ठीक है, ये सामाजिक विज्ञान शिक्षण है, जितना आप बेहतरीन पढ़ोगे उतना ज़्यादा आपको याद होगा। तो पृथ्वी के सतह के किसी भाग के स्थानों, नगरों, देशों, पर्वतों, नदियों आदि की स्थिति को पैमाने की सहायता से कागज पर लघु रूप में यानी कि छोटे रूप में बनाना मानचित्र कहलाता है। मानचित्र जो दो शब्दों से बना हुआ है, ठीक है ना। तो इसमें जो है एक मान है और दूसरा है चित्र। ठीक है, दो शब्दों में कौन सा है, एक तो है मान और दूसरा है चित्र। ठीक है, इन दोनों शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें किसी माप या मूल्य को जो है चित्र द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं, यही मानचित्र कहलाता है। तो ठीक है, ये आपका सिंपल सा डेफिनेशन हो जाएगा। मानचित्र का डेफिनेशन आपसे पूछा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख व्यवसाय को आपको लिखना है। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय है वो है कृषि। ठीक है, सबसे प्रमुख व्यवसाय जो है वो कृषि है। तो यहाँ पर जो है आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा, सामाजिक स्थिरीकरण का अर्थ एवं परिभाषा आपको बतानी है। तो रेमंड मूरे के अनुसार सामाजिक स्थिरीकरण का अर्थ जो है उच्चतर एवं निम्नतर सामाजिक इकाइयों में समाज का क्षैतिज विभाजन। ठीक है, ये रेमंड मूरे के अनुसार जो है ये आप इसका अर्थ लिख सकते हैं, परिभाषा लिख सकते हैं। और अलग से परिभाषा बताना चाहें तो अर्थ या परिभाषा जो भी पूछे आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। सामाजिक स्थिरीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्तियों के समूहों को उच्च एवं निम्न स्तर में विभक्त कर दिया जाता है, और जब यह विभाजन समाज द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है तो उसे ही सामाजिक स्थिरीकरण कहते हैं, यानी कि समाज में जो हो वो स्थिर हो चुका है। इस तरह से इसकी परिभाषा आपको लिखनी है। अगला जो प्रश्न है इसमें पूछा गया, नगर निगम की आय के प्रमुख साधन बताने हैं आपको। तो नगर निगम जो होता है, हमारी म्युनिसिपैलिटी होती है, ये कैसे जो है आय के साधन जो है जुटाती है। तो ये मकान कर लेती है, जल का कर लेती है और शौचालय कर लेती है। ठीक है, देखते हो आप अलग अलग जो मार्केट प्लेसेस है वहाँ पे शौचालय वगैरह बनाए जाते हैं। ठीक है, और जो आपके घरों में जो जल सप्लाई होती है उस पर भी कर लिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो है हाट एवं बाजारों से आय ली जाती है। जो भी हाट और बाजार होते हैं वो नगर पालिका के अंतर्गत बहुत सारे बाजार आते हैं जिससे शुल्क लिया जाता है। नगर निगम शुल्क जैसे कि गाड़ी, रिक्शा, साइकिल, ठेला पर वार्षिक शुल्क लगाया जाता है कि आप जो है नगर निगम के फुटपाथ के साइड में जो है आप लोग जो है रिक्शा या गाड़ी या साइकिल या ठेला जो है आप खड़ी करते हैं तो उसके ऊपर भी शुल्क लगाया जाता है। ये वार्षिक शुल्क होता है। और दूसरा जो है सीमा शुल्क, ये भी लेता है। और सरकार द्वारा जो है इसको थोड़ी सी वित्तीय सहायता भी प्रदान होती है नगर निगम को। तो इन सभी साधनों से जो है इसकी आय होती है। और भी आप पॉइंट लिख सकते हैं चाहें तो। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामूहिक परिचर्चा के दो लाभ आपको बताना है। सबसे पहला लाभ है श्रवण सीखने वालों के लिए फायदेमंद होता है। जो भी श्रवण सीखते हैं, सुनना सीखते हैं, उसके लिए फायदेमंद होता है सामूहिक परिचर्चा, यानी कि सामूहिक समूह में मिलकर के चर्चा करना। तो एक समूह चर्चा में सभी प्रतिभागियों को अपने विचारों को साझा करने का अवसर मिलता है। ठीक है, अपने विचारों और भावों को, यहाँ पे आप भाव भी बना सकते हैं, भावों को जो है साझा करने का अवसर मिलता है। दूसरा जो हम इसका लाभ बता सकते हैं वह है शोध और तर्क तैयार करने में मदद करता है। सामूहिक चर्चा क्या करता है, शोध और तर्क तैयार करने में मदद करता है। छात्रों को सामूहिक चर्चा में सीखने के लिए शिक्षकों को ऐसे प्रश्न पूछने होते हैं जो उपयोगी बात की ओर जो है उनको ले जा सके। तो इस तरह से जो है शोध और तर्क का जो है इसमें तैयारी हो जाती है। अगला जो आपका क्वेश्चन है इसमें हम बात करें, इतिहास शिक्षण के दो उद्देश्य आपको लिखने हैं कि इस इतिहास जो है ये क्यों सिखाई जाती है। दो उद्देश्य पूछे, तीन उद्देश्य पूछे, चाहे कितने उद्देश्य पूछे, वो आपके ऊपर है। सारे क्वेश्चंस के आंसर कंप्लीट मिलेंगे आपको, बस क्वेश्चन के आंसर के हिसाब से लिखना है कि क्वेश्चन के मार्क्स कितने हैं। अगर 2 मार्क्स का है तो 2 उद्देश्य पूछेगा, 3 मार्क्स का है तो 3 उद्देश्य पूछ लेगा, 4 मार्क्स का है तो थोड़ा डिस्क्राइब करने के लिए बोल देगा या ज़्यादा पॉइंट पूछ लेगा, और 5 मार्क्स का होगा क्वेश्चन तो आपसे जो है ये विस्तृत रूप से जितने भी पॉइंट आप लिख सकते हैं 8 से 10 पॉइंट आप लिख देंगे। तो इतिहास शिक्षण के उपयोग क्या है, इसमें जो है इतिहास के प्रति रुचि उत्पन्न करना और जागृत करना। ठीक है, इतिहास सिखाया किस लिए जाता है कि इतिहास के प्रति हमारी रुचि उत्पन्न हो और साथ ही साथ इतिहास को हम जानें और उससे हम जागृत हो जाए। वर्तमान को स्पष्ट करना, जो भी हमारा वर्तमान है इसमें इतिहास की क्या भूमिका रही है इसको हम स्पष्ट करते हैं। मानसिक शक्तियों का विकास करना, यानी कि हमारे को मेमोराइज करवाने का जो है प्रयास किया जाता है। नैतिक मूल्यों को ग्रहण करना कि इतिहास में क्या क्या हुआ है, उससे हमने क्या सीखा है।
वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, साथ ही साथ सामाजिक गुणों का विकास करना, राष्ट्रीय भावना का विकास करना। इतिहास से ही तो हमने देखा है कि इतिहास में जो लोगों ने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी है, तो इससे हम सीखते हैं कि हमारी राष्ट्रीय भावना कितनी विकसित हो सकती है। और अंतर्राष्ट्रीय भावना को विकास करना भी इसका एक लक्ष्य है या उद्देश्य है। तो इस तरह से जो है इतिहास शिक्षण के आप उद्देश्य बता सकते हैं। अगला जो प्रश्न है इसमें पूछा जाता है इतिहास तथा भूगोल में सहसंबंध या संबंध लिखिए। तो इतिहास और भूगोल दोनों ऐसे सामाजिक विषय हैं जिसमें घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि इतिहास और भूगोल दोनों ही समाज से जुड़े हुए हैं। इतिहास इस बात का साक्षी है कि अनेक ऐतिहासिक घटनाओं पर भौगोलिक परिस्थिति का स्पष्ट प्रभाव पड़ता है। यानी कि यहाँ पे बोल रहा है कि इतिहास में जो भी हुआ है वो इतिहास यही कहता है कि जितनी भी ऐतिहासिक घटनाएं हुई हैं वो कहाँ पे हुई हैं, कौन सी स्थिति में हुई हैं, किस जगह पे लड़ी गई हैं। तो यहाँ पे भौगोलिक परिस्थितियों का स्पष्ट जो है प्रभाव पड़ता है इसमें। और इतिहास का भूगोल से घनिष्ठ संबंध है। भौगोलिक ज्ञान के बिना जो है इतिहास का यथार्थ नहीं हो सकता है। यानी कि हम जब जानते नहीं कि अमेरिका कहाँ है, यूरोप कहाँ है, एशिया कहाँ है, तो हम जो है भूगोल के बारे में जो है, अगर हमारे को भूगोल ही नहीं पता है तो हम उस इतिहास को समझ ही नहीं सकते। कि हमने बोला कि अंटार्कटिका में ये बर्फ़ जमती है, अब अंटार्कटिका हमको पता ही नहीं है, बस नाम ले लिया अंटार्कटिका में ये होता है। अंटार्कटिका आकाश में है कि पृथ्वी के नीचे है कि बगल में है, उत्तर में है, दक्षिण में, हमें पता होता है, उसकी जानकारी होगी, तो उसी को हम बोलते हैं भौगोलिक ज्ञान। तो यही बोल रहा है कि भौगोलिक ज्ञान के बिना जो है इतिहास का कोई भी यथार्थ नहीं है। भौगोलिक हम नई स्थिति जान सकते, जैसे अकबर ने अपने कहाँ कहाँ पर जो है शासन व्यवस्था को लागू किया, अगर हमें पता ही नहीं है कि वो जगह कहाँ कहाँ है, तो यानी कि भौगोलिक स्थिति हमारे को पता नहीं है, तो इतिहास जो है हम उसको समझ ही नहीं पाएंगे। भौगोलिक ज्ञान के अभाव में सैन्य इतिहास, राजनय और सैन्य इतिहास और राष्ट्रीय इतिहास का जो है अध्ययन असंभव है। और प्रागैतिक इतिहास काल की जानकारी के लिए भूगोल का ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि इसके बिना कोई विश्वसनीय साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। ठीक है, तो इस तरह के आप बता सकते हैं इसके बीच में क्या क्या संबंध है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछता है भारत में राष्ट्रीय चेतना के उदय के कोई 4 कारण लिखना है। कि भारत में जो राष्ट्रीय चेतना का मतलब हो क्या है कि आपसे पूछा जा रहा है कि राष्ट्रवाद है ये भारत में कैसे उदय हुआ होगा। तो इसी को हम बोलते हैं राष्ट्रीय चेतना, यानी कि अपने राष्ट्र के प्रति चेतना, यानी जागृत होना। राष्ट्रवाद का मतलब होता है सीधा सीधा, अगर हम सिंपल भाषा में कहें, कई बच्चों को तो राष्ट्रवाद समझ में आता है, देशभक्ति। तो देशभक्ति जो है आपकी, ये देशभक्ति की भावना कैसे विकसित हुई, यही आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो ये आपसे कभी कभी पूछ लेता है देशभक्ति या राष्ट्र चेतना का उदय के क्या कारण है। इसी को हम जो है राष्ट्रीय चेतना कहते हैं या राष्ट्रवाद कहते हैं। तो राष्ट्रीय चेतना का उदय जो है मूलतः ब्रिटिश शासन का परिणाम था। हमारे को जो है राष्ट्रीय चेतना कैसे जागृत हुई, हमारे को राष्ट्रवाद या फिर देशभक्ति की भावना कैसे जागृत हुई, हम जो है ब्रिटिश शासन से परेशान हो चुके थे, इसलिए जो हमारे अंदर देश की भक्ति जागृत हुई और हमने आंदोलन प्रारंभ किए थे। अंग्रेजों की शोषण नीति से कई वर्गों का आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक हितों का एकीकरण हुआ, यानी लोग जो है एकजुट होने लगे, जिससे कि राष्ट्रीय चेतना का उदय हुआ। उसके अलावा हम बता सकते हैं राजनीतिक प्रशासन, आर्थिक एकीकरण, पश्चिमी विचार, प्रेस की भूमिका, इन सभी ने जो है हमारी राष्ट्रीय चेतना को जगाने में, यानी देशभक्ति को जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इन्होंने ही जागृत किया। लोगों ने इतिहास जाना कि हमारे इतिहास में तो अंग्रेज जब शासन कर रहे थे, अंग्रेजों ने तो अभी जस्ट आपका शासन छोड़ा जिसमें आपने 60 साल देख लिए हैं। इससे पहले तो हमारे राजा महाराजा जो थे वही शासन करते थे। जब हमने इतिहास देखा तो हमारे तो राजा महाराजा बहुत ही सूरवीर, परमवीर थे। हमारी परंपराएं बहुत अच्छी थी जो कि अंग्रेजों के आने के बाद नष्ट होती गई। हमारी भाषा जो है छीनने की कोशिश की गई, जहाँ पे अंग्रेजी लागू करने लग गए लोग, अंग्रेजी लोग। और जो है जाति और जातिवाद के आधार पर और संस्कृति के आधार पर जो है हम लोगों ने सीखा कि हमारे पास तो बहुत कुछ है, इस अंग्रेजों ने सब कुछ नष्ट कर दिया है। तो इन सभी चीज़ों ने जो है बताया कि राष्ट्रीय चेतना कैसे विकसित हो सकती है। तो इन्होंने जो है विकास किया राष्ट्रीय चेतना का। ठीक है, इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के सामाजिक जीवन की कोई 4 विशेषताएं लिखिए। तो सिंधु घाटी सभ्यता के सामाजिक जीवन की कोई 4 विशेषताएं कौन कौन सी हो सकती हैं। तो हम जो है कुछ विशेषताएं बता सकते हैं। बहुत ही सिंपल से आंसर्स हैं, अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं, मन लगा के पढ़ते हैं, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये भी। सिंधु घाटी का समाज जो था वो मातृ प्रधान था, जहाँ पे माताओं को जो है ज़्यादा मतलब जो है विशेष दर्जा दिया जाता था। इस सभ्यता की दूसरी जो विशेषता थी, इसमें जो सिंधु घाटी के निवासी का जो मुख्य व्यवसाय था वो कृषि था। मुख्य व्यवसाय क्या था? वो मुख्य व्यवसाय कृषि था। ये और इनके व्यवसाय में जो है गेहूं, जौ, कपास, मटर तथा तिल आदि की खेती जो है मुख्यतः होती थी, प्रमुख रूप से होती थी।
उसके अलावा हम कह सकते हैं कुछ इतिहासकारों के अनुसार जो है सिंधुवासी जो लोग थे वो विश्व के सूत काटने वाले और वस्त्र निर्माण करने वाले प्रथम लोग माने जाते हैं। ठीक है, ये विशेषता है। यहाँ धातुओं के सुंदर आभूषण बनाए जाते थे तथा सीप, शंख, हाथी दांत आदि के भी आभूषण बनाए जाते थे। ये भी सिंधु घाटी सभ्यता की क्या है, विशेषता है, सामाजिक जीवन की विशेषता है। मनोरंजन के यहाँ पे जो प्रमुख साधन थे वो नृत्य, संगीत, जुआ खेलना, शिकार खेलना और चौपड़ खेलना थे। उसके अलावा और बता सकते हैं कि इसमें जो है स्त्री और पुरुष दोनों ही शालों का प्रयोग करते हैं। शाल मतलब जो हम सर्दियों में शाल ओढ़ते हैं वो दोनों ही अब जैसे हम स्त्री और पुरुष जो शाल ओढ़ते हैं आज के समय में वो स्त्रियों का अलग होता है और पुरुषों का अलग होता है। उस समय जो है अलग अलग नहीं था, एक ही था। और साथ ही साथ जो है ये स्त्री तथा पुरुष दोनों ही अंगूठिया और कड़े, कंगन और कंठहार और कुंडल आदि आभूषणों को धारण करते थे। यानी कि दोनों ही जो है ये सारे आभूषण को धारण करते थे, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। तो ये उस सभ्यता के जो है सामाजिक विशेषताएं हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। चाहे विशेषताएं पूछे, सामाजिक विशेषताएं पूछे, आपको इस तरह से लिख देना है। जहां जहां जरूरत पड़ेगी मैं आपको समझाता हुआ चल रहा हूं। अच्छा, एक क्वेश्चन ये जो है आईएमपी में शामिल कर लीजिएगा। ठीक है, ये आईएमपी में क्यों? क्योंकि ये हर प्रश्न पत्र में आता है। लोकतंत्र या जनतंत्र या प्रजातंत्र हेतु शिक्षा की आवश्यकता, या पूछता है उद्देश्य, या पूछता है लाभ, ये लिखिए। और इसको जो है मैं इस क्वेश्चन को जो है प्रीवियस जो भी आपके क्वेश्चंस पेपर्स हैं जिसमें आपको मैंने 901, 902, 903, 904 इन सभी में जो है इस क्वेश्चंस को करवाया हुआ है। तो अगर आप जो इन क्वेश्चंस को, अगर आप इस क्वेश्चन को रिवाइज करना चाहते हैं तो इनको क्वेश्चंस को पढ़ ले। और मैं हर बार बता चुका हूं कि क्वेश्चंस जो है इंटर रिलेटेड होते हैं। 904 का क्वेश्चन 903 का क्वेश्चन 901, 901 का क्वेश्चन 902, 902 का क्वेश्चन और 907 या 908 किसी में भी पूछा जाता है। ये इंटर रिलेटेड सब्जेक्ट होते हैं क्योंकि आपका जो है शैक्षिक जो है उपलब्धियों को वहां पर निखारने की कोशिश की जाती है कि आप कितना ज्ञानवर्धक हैं। तो इसलिए जो है इनके क्वेश्चंस घुमाए जाते हैं। एक आधा क्वेश्चंस हमेशा किसी ना किसी पेपर से, और कभी कभी तो 2 से 3 पेपर से क्वेश्चंस उठाए जाते हैं एक विशेष। तो आपको जो है जितने भी पेपर्स ये 901 से जितने भी मैंने आपको क्वेश्चंस पेपर्स दिए हैं, जिनके सॉल्यूशंस विद सॉल्यूशंस दिए हैं, इनको बेहतरीन तरीके से आपको पठन करना है, याद करना है। और जितना आप बेहतरीन तरीके से याद करेंगे, कई बच्चों का कमेंट आता है कि सर हमारे को जो ये नोट्स मिल रहे हैं या जो हम ये वीडियोस देख रहे हैं इससे कितना बेनिफिट होगा। आपसे ये बेनिफिट जो है ना आपको 100% की तरफ ले जाने के लिए। ठीक है, लेकिन मैं हमेशा आग्रह करता हूं कि प्रीवियस जो ईयर्स के, लास्ट ईयर के जो क्वेश्चंस हैं, जितने भी लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं, ठीक है ना, आपको जो भी मिलते हैं 3-4, मैंने तो आपको 2019, 20, 21, 22, 23, अब 23 का प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो इन क्वेश्चंस को जो है आपको रिवाइज करना है। बस आपको कुछ नहीं, कोई बुक नहीं पढ़नी, कोई महाभारत नहीं करना, कुछ भी नहीं। जो इंपॉर्टेंट आईएमपी जैसे बता रहा हूँ इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करिए, 100% रिजल्ट आपका आ जाएगा। कोई इशू नहीं है तो नहीं है, ठीक है ना। तो 100% रिजल्ट के लिए आप जो है लास्ट ईयर के जो क्वेश्चंस हैं आपके, चाहे वो एमसीक्यूज हो, 2 वर्ड्स के हो, 2 मार्क्स के हो, या 3 मार्क्स के या 4 मार्क्स के, उसको जरूर एक बार देखें, उस पर नजर मारते हुए चले। सबसे पहले नोट्स को जो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का जो सीरीज है इसको कंप्लीट करा रहे हैं, तो इनको आप कंप्लीट पढ़ लीजिए। पीडीएफ की बात मैं बता चुका हूं कि पीडीएफ जो है आप जल्द से जल्द आप प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए मैं वीडियो बनाने वाला हूं, तो उसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो इस क्वेश्चन को जो है आप प्रीवियस जो मैंने आपको चैप्टर्स जो करवाए हैं, जो कोर्स कराए हैं, ठीक है, जो प्रीवियस वीडियोस बनाए हैं, जो आपको 2-3 दिनों में उपलब्ध कराए गए, लास्ट 3 डेज 4 डेज में आपको जो है 901, 2, 3, 4 ये सारे उपलब्ध करा दिए गए। तो ये इसमें जो ये क्वेश्चन है, लोकतंत्र, जनतंत्र या प्रजातंत्र, ये तीनों एक ही चीज होता है, ठीक है ना, ये हम ही लोग होते हैं। तो इनके लिए जो शिक्षा की आवश्यकता है या उद्देश्य है या लाभ है, ये पूछा जाता है। किसी भी प्रश्न पत्र में पूछा जाएगा, इसमें भी पूछा जाता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत सारे प्रश्न पत्रों में पूछा जाता है, तो इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया गया है आपको। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, समझाइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की संविधान सभा द्वारा भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। इसके अनुसार, इसका मतलब इसका आशय है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। जो भारत राज्य है, राष्ट्र है, इसका कोई धर्म नहीं होगा। प्रत्येक नागरिक को अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म को मानने तथा उसका प्रचार करने की पूरी स्वतंत्रता है। और धर्म के आधार पर जो है राज्यों द्वारा नागरिकों में किसी प्रकार का जो है भेदभाव नहीं किया जा सकता। यही भारत की विशेषता है और इसी विशेषता के कारण जो है भारत एक धर्म निरपेक्ष राज्य कहलाता है, ठीक है। अगला जो है पूछता है क्वेश्चन, अंटार्कटिका महाद्वीप की कोई 4 भौगोलिक विशेषताएं बताइए। तो पहला हम बता सकते हैं, अंटार्कटिका महाद्वीप जो है ये पृथ्वी का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। ये सबसे बड़ी भौगोलिक विशेषता है इसकी। यह एक मात्र महाद्वीप है जो अलग से शून्य आबादी वाला है। यहाँ पे जो है कि लोग रहते ही नहीं है, तो ये शून्य आबादी वाला जो है महाद्वीप माना जाता है। औसत रूप से अंटार्कटिका विश्व का सबसे ठंडा, शुष्क और तेज हवा वाला महाद्वीप है, ठीक है। इसकी सबसे मोटी बर्फ जो है 4 किलोमीटर से अधिक गहरी है। यानी कि जिस पृथ्वी पे आप खड़े हैं, इस पृथ्वी को अगर हम खोदें
तो 4 किलोमीटर अंदर तक जाएंगे तब तक बर्फ जमी हुई है, बाद में उसके नीचे पानी है। ठीक है, तो इतनी मोटी परत है बर्फ की वहां पर, समझ में आ रहा है। और इसके अलावा जो है बर्फ की चादर के नीचे जो है, जब ये 4 किलोमीटर का सफर तय कर लेते हैं तो उसके पीछे नीचे जो है वहां पर जो है क्या मिलते हैं आपको, पहाड़ों का दर्शन मिलता है, घाटियों का दर्शन मिलता है, मैदान भी जो है वहां पर दिखता है। तो ये दृश्य भी उसमें शामिल है। तो ये सारे के सारे क्या है, भौगोलिक विशेषताएं हैं किसकी, अंटार्कटिका महाद्वीप की। और भी विशेषताएं आप चाहें तो अपने मन से गढ़ सकते हैं, लेकिन आपको गढ़ना सही है। एशिया को विषमताओं का महाद्वीप क्यों कहा जाता है भैया? एशिया को जो विषमता यानी कि बहुत भिन्नता होती है, इसका महाद्वीप क्यों कहते हैं, मतलब इस विषमताएं बहुत शामिल है इसमें, क्योंकि यहाँ पर संसार का सर्वोच्च पर्वत शिखर एवरेस्ट विद्यमान है। संसार का सबसे गर्म तथा सबसे ठंडा स्थान भी एशिया महाद्वीप ही है। संसार में सबसे आर्द्र और सबसे शुष्क जलवायु क्षेत्र भी एशिया में ही मिलते हैं। और अन्य महाद्वीपों की अपेक्षा एशिया की औसत ऊंचाई ज़्यादा है। जितने भी महाद्वीप है ना, उनके हिसाब से जो औसत ऊंचाई है, पूरी ऊंचाई नहीं, औसत ऊंचाई जो है अन्य महाद्वीपों के अपेक्षा जो है ज़्यादा है। साथ ही यहाँ मैदान भी अन्य महाद्वीपों के मैदानों की अपेक्षा अधिक समतल है, उबड़ खाबड़ नहीं है। एशिया की जनसंख्या लगभग संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का 57% जो है। तो इसलिए एशिया जो है क्या है, विषमताओं का महाद्वीप है। और भी आप पॉइंट चाहें तो आपके नज़र में है तो उनको सम्मिलित कर सकते हैं, मैं आपको मैक्सिमम पॉइंट दे रहा हूं। अकबर की, यहाँ पे अकबर की धार्मिक नीति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है। तो अकबर की जो धार्मिक नीति है उस पर हम समझा सकते हैं बहुत ही सिंपल सा टिप्पणी लिख करके। हिंदू राजकुमारियों से विवाह किया और करवाया, ये इनकी धार्मिक नीति में सम्मिलित था। जजिया और तीर्थ यात्रा कर जो है इनकी समाप्ति कर दी, ये भी इनकी धार्मिक नीति का जो है क्या था, छोटा सा एक वो था हिस्सा। उच्च पदों पर हिंदुओं की नियुक्ति की, धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की, यानी कि कोई भी धर्म अपना सकता है, किसी भी धर्म में जा सकता है, किसी भी धर्म से विवाह कर सकता है। हिंदू धर्म ग्रंथों का अनुवाद भी कराया इन्होंने, और साथ ही साथ हिंदू प्रथाओं तथा त्योहारों को अपनाना प्रारंभ करवा दिया, और इबादत खाना और सर्व धर्म संसद भी बनवाया। तो ये सारे के सारे इनके धार्मिक नीतियों के अंतर्गत आते हैं। अगला जो है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन प्रबंध का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो चंद्रगुप्त मौर्य की शासन व्यवस्था का स्वरूप जो है राजतंत्रात्मक था। जो है कौटिल्य के अनुसार जो है राजा, जो इस चंद्रगुप्त मौर्य के शासन की बात कर रहे हैं तो उस समय कौटिल्य कहते हैं कि उनके अनुसार जो है राज्य में राजा की स्थिति कूटनीय होती थी, और साथ में राजा जो है शासन के विभिन्न अंगों का प्रधान माना जाता था। वह सैनिक, न्यायिक, वैधानिक और कर्मचारी मामलों का सर्वोच्च पदाधिकारी होता था। वह सेना का सबसे बड़ा अधिकारी, न्याय का प्रधान न्यायाधीश और कानूनों का प्रवर्तक एवं धर्म प्रवर्तक जो है माना जाता था। और साथ ही साथ जो है राज्य के सभी संपूर्ण अधिकारों की नियुक्ति वह स्वयं करता था, और वही जो है शासन का प्रमुख स्रोत था, और साथ ही साथ शासन के कार्यों में वह सदैव जो है व्यस्त रहता था। तो ये इसके शासन प्रबंध की जो है विशेषताएं हैं चंद्रगुप्त मौर्य की। आगे है रोल प्ले की विधि को के जो है आपको 4 लाभ बताने हैं। तो यहाँ पर रोल प्ले के बारे में आपको इंग्लिश के जो आपको इंग्लिश मैंने आपका प्रोफिशिएंसी कराया था उसमें आपको ऑलरेडी डिस्क्राइब कर दिया है। अब यहाँ पर जो रोल प्ले है विधि, इसके लाभ की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे नेतृत्व, साक्षात्कार और सामाजिक संपर्क, सामूहिक चर्चा में कौशल विकसित करता है क्या, रोल प्ले। ठीक है, साथ ही साथ रोल प्ले क्या करता है, छात्रों को खुद को दूसरे की जगह पर रखने और दूसरे की भावनाओं के प्रति जो है अधिक संवेदनशील बनाने का अवसर प्रदान करता है। रोल प्ले जो है समूह समस्याओं में कौशल विकसित करना सिखाता है, और यह जो है महत्वपूर्ण मुद्दों की पहचान करने और तटस्थ निर्णय लेने के लिए छात्रों की मदद करता है। स्थितियों का निरीक्षण और विश्लेषण करने की क्षमता का विकास करता है, और छात्र को गलती करने के डर के बिना वास्तविक जीवन की स्थिति में चयनित व्यवहार का जो है अभ्यास करने का अवसर देता है। ये सारी की सारी क्या है, इसके लाभ हैं। इसके बाद जो है दृष्टांत कौशल क्या है, इसको घटकों को लिखिए। दृष्टांत कौशल का मतलब क्या होता है, किसी विषय को उदाहरणों या चार्ट या मॉडल या नक्शे आदि की सहायता से स्पष्ट करना जो है दृष्टांत कौशल कहलाता है। बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है। हम किसी भी विषय को जो है आपको उदाहरण देके समझाते हैं, या फिर चार्ट के या मॉडल के नक्शे से वीडियो दिखा के किसी भी माध्यम से समझाते हैं, तो उसी को हम दृष्टांत कौशल कहते हैं। जब व्याख्यान के द्वारा पाठ जो है पूर्ण तरह स्पष्ट नहीं हो पाता, जब हम बोलते हैं और पाठ जो है आपको स्पष्ट नहीं होता है, तब शिक्षक जो है उदाहरण देकर के उसको समझाने का प्रयास करता है। और दृष्टांत का प्रयोग प्रत्येक विषय के शिक्षण में किया जाता है। हर विषय को जो है प्रयोग के द्वारा समझाया जाता है, या मॉडल या चार्ट के नक्शे के द्वारा समझाया जाता है, और इसकी सहायता से जो है अमूर्त नियम जो हमको दिखते भी नहीं है, उनकी भी व्याख्या जो है हम सरलता से कर पाते हैं किसी एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है,
है। दृष्टांत कौशल के घटक या तत्व जो पूछेगा आपसे, इसमें कौन कौन से हैं, तो इसमें है सबसे पहला घटक जो है साधारण उदाहरणों का प्रयोग करते हैं। प्रकरण से संबंधित उदाहरण, जो हमारे जो एग्जाम्पल होते हैं वो टॉपिक से जो है रिलेटेड होते हैं। मनोरंजक उदाहरणों को जो है हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं ताकि जो है बच्चे उसको समझ पाएं और उन पे इंटरेस्ट उनके अंदर जागे। श्रव्य उदाहरण जो है ऑडियो एग्जाम्पल भी देते हैं, साथ ही साथ दृश्य एग्जाम्पल्स भी देते हैं और स्पर्श एग्जाम्पल्स भी देते हैं, जिसको टेक्सुअल एग्जाम्पल कहते हैं। तो ये सारे के सारे दृष्टांत कौशल के तत्व हैं। इसके बाद खुली किताब परीक्षा को समझाइए, या फिर खुली किताब परीक्षा क्या होती है। तो खुली किताब परीक्षा, जैसा कि इसका नाम है तो नाम से स्पष्ट है कि एक ऐसी परीक्षा होती है जिसमें छात्र परीक्षा के दौरान अपनी पाठ्य पुस्तक या अन्य कोई किताब जिसकी उसको जरूरत पड़ती है उसकी मदद लेते हैं और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देते हैं। कुछ वैसे ही पाठ्यक्रम में जहां शिक्षा का उद्देश्य यह देखना होता है कि छात्र नियमों, सूत्रों तथा तथ्यों का सही अनुप्रयोग यानी कि एप्लीकेशन सीख पाए हैं या नहीं, वहां पर इस ढंग की परीक्षा को जो है शिक्षकों द्वारा संचालित किया जाता है। और खुली किताब परीक्षा के निम्नलिखित जो परिस्थितियां होती हैं जिसको महत्वपूर्ण माना जाता है, और आप चाहें तो बता सकते हैं इनको। अगर आपसे केवल पूछा गया है कि आपको समझाना है तो आप तो यहीं तक समझा सकते हैं। बाकी अगर आपसे ज़्यादा पूछा जाए तो आप बता सकते हैं कि जब शिक्षक यह चाहते हैं कि छात्र बताए गए तथ्यों को सिर्फ याद नहीं रखे बल्कि उसका सही प्रयोग करना भी सीखे, तब जो है खुली किताब परीक्षा का आयोजन किया जाता है। और जब शिक्षक ये चाहते हैं कि छात्र यह सीख ले कि एक समय सीमा के भीतर संदर्भ सामग्री जो रेफरेंस मटेरियल्स है उनका प्रयोग कैसे किया जाता है। शायद यही कारण है कि गणित, सांख्यिकी, मनोविज्ञान के सांख्यिकी परीक्षाओं में जो है छात्रों को बहुत सारी जो है तालिकाएं, सूत्रों की सूची और पुस्तिकाओं को जो है उन्हें दे दिया जाता है ताकि उनको जो है वो समझ करके और वहाँ से सर्च करके वो लिख पाएँ। और यहाँ पर जो है इसमें भी आपकी समझदारी का कौशल देखा जाता है। इसमें भी ऐसा नहीं है कि आपको बुक दे दिया तो आप सारे कुछ कर सकते हो। यहाँ पर जो है पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन, एक अच्छी शिक्षण की विशेषताएं बताइए या फिर एक अच्छे शिक्षण विधि की विशेषता बताइए। अगर शिक्षण से संबंधित कुछ भी अच्छा पूछे और उसकी विशेषताएं पूछे तो आपको यही पॉइंट लिखने हैं। तो क्वेश्चन कैसे भी घुमा के पूछे आपको यही बताना है। तो अच्छे शिक्षण में क्या होता है, इसमें सहानुभूति का भाव होता है। ये जो है विधि कैसी होती है, सहयोगी होती है, ठीक है। साथ ही साथ ये लोकतंत्रवादी होती है, सुझावनात्मक होती है, साथ ही साथ जो है समुचित ढंग से जो है मार्गदर्शन करती है, आत्मविश्वास उत्पन्न करती है, कठिनाइयों को निदान करने के साथ साथ उनके उपचार की जो व्यवस्था करती है, सुनियोजित होती है, बालकों जो है इस पे बालकों के अनुभव पर जो है मान्यता देती है, प्रेरणादायी होती है, प्रोत्साहित करने वाली होती है। तो ये सारे के सारे इसमें हम बता सकते हैं। इतिहास में कलिंग के युद्ध का वर्णन कीजिए। इतिहास में कलिंग का युद्ध जो है बहुत बड़ा माना जाता है और बहुत ही अच्छा युद्ध था, क्योंकि इसी युद्ध के कारण जो है अशोक ने जो है अपने युद्ध का रास्ता छोड़ दिया था। तो अब हम इसको बात करते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। अशोक मौर्य वंश का तीसरा और सर्वाधिक प्रसिद्ध सम्राट था। उसने कलिंग से युद्ध किया था और अशोक और कलिंग की सेनाओं के बीच जो है बड़ा भीषण युद्ध हुआ था। अंत में विजय जो है अशोक की हुई थी। इस युद्ध में 1.5 लाख लोगों को जो है बंदी बनाया गया था और 1 लाख लोग जो है घायल हो गए थे और उनसे कई ज़्यादा जो है लोग मारे गए थे। युद्ध की इस मतलब विभीषिका और रक्तचाप को देख करके जो है अशोक का हृदय जो है परिवर्तन हो उठा और भयंकर नरसंहार को देख करके उसके मन में पश्चाताप जो है जाग उठा और युद्ध के स्थान पर उसने जो है शांति की नीति अपनाना शुरू किया। अब देखिए इसी युद्ध का जो है यही परिणाम हुआ और उसने जो है युद्ध यात्राओं के स्थान पर जो है धर्म यात्राएं शुरू कर दी और उसने जो है युद्ध घोष को जो है धर्म घोष में बदल दिया और साथ ही साथ बौद्ध धर्म को जो है अशोक ने अपना लिया और कलिंग युद्ध ने जो है अशोक को जीवन को जो है एक नई दिशा प्रदान की। इसलिए जो है कलिंग का युद्ध जो है इतिहास में बहुत बड़ा महत्व रखता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत की विदेश नीति की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो भारत की विदेश नीति में जो है सबसे पहली विशेषता यह है कि निःशस्त्रीकरण में विश्वास रखता है भारत। यानी कि आरंभ से ही भारत जो है विदेश नीति का एक सिद्धांत यह है कि वो निःशस्त्रीकरण का जो है पक्षधार है। सह अस्तित्व अथवा पंचशील यानी कि विभिन्न देशों के अस्तित्व के प्रति जो है सहनशीलता, जिसे पंचशील का नाम भी दिया जाता है, भारतीय विदेशी नीति का एक मौलिक विशेषता रही है। तो ये सारी की सारी हम विशेषताएं की बात कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव, सहयोग एवं मित्रता। भारत जो है विदेशी नीति का एक प्रमुख सिद्धांत क्या है कि विश्व के विविध देशों के साथ जो है वो सद्भाव की भावना, सहयोग की भावना और मित्रता के संबंध जो है स्थापित करता है। आप भी देख चुके हैं कोरोना काल में भी जो है भारत ने बहुत ज़्यादा मित्रता निभाई है, विभिन्न देशों के साथ में सहयोग किया है और जहाँ जहाँ
युद्ध छिड़े हैं, जिन जिन देशों में जो है तनाव पैदा हुआ है, वहाँ से लोगों को निकाला भी है। तो ये सारे के सारे जो है हमारे विदेशी नीति के ही विशेषताएं हैं। तो इस तरह से हमारे बहुत सारी विशेषताएं हैं जिनको हम बता सकते हैं। तो आप समझ चुके होंगे विशेषताओं को कैसे समझना है। साधनों की शुद्धता पर आधारित होता है, रंग भेद का विरोधी है और विश्व शांति में विश्वास करता है, आंतरिक मामलों में विदेशी हस्तक्षेप को विरोध करता है, साथ ही साथ सभी से मित्रता का प्रस्तावन मतलब मित्रता में विश्वास रखता है और संयुक्त राष्ट्र संघ में आस्था है इसकी। ये सारे के सारे विदेश नीति के जो है क्या है विशेषताएं हैं। प्रधानमंत्री की शक्तियां और कार्य लिखिए, शक्तियां पूछे कार्य लिखिए, आप इन सभी को लिख सकते हैं। ये सारे पॉइंट जो है बहुत ही आसान है, बिल्कुल सिंपलेस्ट वर्ड में जो है आपको मैंने दिए हैं ये सॉल्यूशंस, आपको मजा आने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट जो है यहाँ पर आपसे पूछा गया है प्रजातंत्र के प्रमुख गुणों का वर्णन कीजिए। प्रजातंत्र के बहुत सारे गुण हैं, सभी के हितों की रक्षा करता है, सभी को जो है विश्वास का समान अवसर देता है, विकास का समान अवसर देता है और स्वतंत्रता की रक्षा करता है, साथ ही साथ उन्नति के समान अवसर प्रदान करता है और नैतिक गुणों का विकास करता है हमारा संविधान, और जन कल्याण में जो है वृद्धि करता है। उसके अलावा जो है ये जनमत पर आधारित होता है, राष्ट्रीय चरित्र का उत्थान करता है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, आप चाहें तो इसमें से 4, 5, 6 पॉइंट, जो भी प्रश्न आपका 5 नंबर का पूछा जाएगा तो 5 पॉइंट तो आपको लिखने हैं। ठीक है, इसके बाद जो है सामाजिक विज्ञान की कोई 2 परिभाषाएं लिखनी है। बहुत सारी परिभाषाएं हैं, आप 2 परिभाषाएं तो मैंने यहाँ पे दे दी हैं, बाकी आपसे पूछ सकता है, आप चाहें तो इसके अलावा भी परिभाषाएं याद कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो बेस्ट से बेस्ट छोटे से छोटा जो परिभाषा आसानी से लिखा जा सके उसको दिया है, तो कोई भी 2 परिभाषा लिख सकते हैं। सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र की संक्षिप्त चर्चा करनी है। इसके क्षेत्र कौन कौन से विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और सामाजिक अध्ययन दोनों थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा उसको ध्यान रखना। सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र की संक्षिप्त चर्चा कीजिए या सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र की संक्षिप्त चर्चा कीजिए। तो जो है आप जो है यहाँ पर इनको दोनों में सामाजिक विज्ञान बोले या सामाजिक अध्ययन बोले, आपको यही लिखना है। ठीक है, तो आपको ये नहीं सोचना कि अरे मैंने सामाजिक विज्ञान पढ़ा था, यहाँ पे सामाजिक अध्ययन पूछ लिया, तो घबराना नहीं है, यही आंसर लिखना है। यहाँ पे जैसे सामाजिक अध्ययन पूछ लिया, अगर यहाँ पे सामाजिक विज्ञान की विशेषताएं पूछता तो भी आपको यही लिखनी है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। हालांकि सामाजिक विज्ञान जो आपका सामाजिक विज्ञान है जो, ठीक है, विज्ञान जो है, और दूसरा जो है आपका सामाजिक अध्ययन, ठीक है, जो आपका अध्ययन है, ये सामाजिक अध्ययन और सामाजिक विज्ञान है, दोनों में ही बहुत अंतर है। ठीक है, लेकिन आंसर में जब भी हमसे सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान में पूछेगा तो हमको ये नहीं घबराना है कि हमने तो सामाजिक अध्ययन में ये विशेषताएं पढ़ी थी, हमारे को सामाजिक विज्ञान की विशेषताएं पता ही नहीं है। तो आप जो विशेषताएं हो, चाहे सामाजिक अध्ययन का प्रश्न पूछे या सामाजिक विज्ञान का प्रश्न पूछे, आपको आंसर्स यही लिखने हैं, ध्यान रखना है। लेकिन इनके अंतर जो है अलग हैं, उन अंतरों को हम बाद में स्पष्ट करेंगे लास्ट में। ठीक है, कि सामाजिक विज्ञान में और सामाजिक अध्ययन में क्या अंतर है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो हम ये बाद में बात करेंगे। लेकिन जब भी क्वेश्चन में सामाजिक विज्ञान के बारे में पूछे तो यही आंसर लिखना है, सामाजिक अध्ययन के बारे में पूछे तो ही यही आंसर लिखना है। घबराना नहीं है, पूरे नंबर मिलेंगे, बिंदास रहिए, ये सबसे बड़ा ट्रिक है इसका। ठीक है, हमने कई विद्यार्थियों को देखा यार सामाजिक अध्ययन का क्वेश्चन हमने पढ़ा था, सामाजिक विज्ञान का पूछ लिया, तो इसमें घबराना नहीं है। ठीक है, तो आपको लिख देना है। जैसे यहाँ पे पूछा है सामाजिक अध्ययन शिक्षक के उद्देश्य बताइए, सामाजिक अध्ययन शिक्षक के उद्देश्य या सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के उद्देश्य बताइए, तो हम सारे के सारे यही आंसर लिखेंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो इन उद्देश्यों को जो हम बता सकते हैं, इसमें बहुत सारे उद्देश्य हैं, इसमें से जितने उद्देश्य आप लिखना चाहें, जितने आप याद करना चाहें उतने ही याद करें। इसके बाद जो है सामाजिक अध्ययन शिक्षक के लक्ष्य बताइए या सामाजिक विज्ञान शिक्षक के लक्ष्य बताइए, तो आप सामाजिक विज्ञान की जगह सामाजिक अध्ययन की जगह सामाजिक विज्ञान कर सकते हैं। ठीक है, इसमें उत्तम नागरिकता का विकास, सामाजिक भावनाओं का विकास, सामाजिक समस्याओं का ज्ञान और निराकरण, ये सारे पॉइंट आते हैं। तो ये सारे के सारे क्या है, लक्ष्य हैं। ये लक्ष्य इस प्रकार दिए गए हैं, इन लक्ष्यों में से 4, 5 जो लक्ष्य आपको याद रखने हैं, जितना आप याद कर सकते हैं उतना याद करिए। मैं तो कहूँगा 5 पॉइंट तो हमेशा याद करिए, क्योंकि 5 नंबर तक के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इसके बाद जो है छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जिनके आंसर्स की बात करें, सामाजिक विज्ञान नामक पद उन विद्यालय विषयों की ओर संकेत करता है जो मानवीय संबंधों को विवेचना करते हैं। सामाजिक विज्ञान की यह परिभाषा जो है एनसीईआरटी ने दी है, ध्यान रखना, एनसीईआरटी की परिभाषा है। सामाजिक विज्ञान की विषय सामग्री द्वारा एक ऐसा आधार प्रस्तुत किया जाता है जिसके द्वारा हम अपने छात्रों के सम्मुख वर्तमान विश्व को स्पष्ट एवं सुगम बना सकें। यह कथन जो है बाइंग एंड बाइंग का है, तो यहाँ पे जो है बाइंडिंग एंड बाइंडिंग का है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, हमारे को क्वेश्चन के आंसर्स इस तरह से एमसीक्यू में पूछे जाएंगे। ठीक है, अगला जो है
भवन, स्मारक, चिन्ह, मुद्राएं और उपकरण किस प्रकार के स्रोत जो हैं ये, तो तत्कालीन स्रोत संदर्भों में इनको गिना जाता है। इतिहास में भगवान के दर्शन होते हैं, यह कथन है किसका है, तो क्राम्बले का है ये। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें सामाजिक अध्ययन को विषय वस्तु प्रदान नहीं करता, वह विषय कौन सा है, तो रसायन शास्त्र। ऑब्वियस सी बात है, सामाजिक विज्ञान में ये 3 तत्व आपके शामिल है। इसके अलावा जो सामाजिक अध्ययन में जो है आपका राजनीति विज्ञान भी है, नागरिक शास्त्र भी है, इतिहास है, भूगोल है, ये सारे के सारे हैं। ठीक है, आगे जो है आपका सामाजिक विज्ञान शिक्षण की परंपरागत विधि जो है पाठ्य पुस्तक विधि मानी जाती है, परंपरागत। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है, गुप्त काल को कहा जाता है। और जो है रजिया सुल्तान के पिता का नाम इल्तुमिश था और इल्तुमिश था। और उसके साथ जो है इतिहास को जानने के विभिन्न संकेतों के बारे में बताइए। तो इतिहास को जानने में हमारा जो है चार्ट मदद करता है। चार्ट में जो है चार्ट तालिकाएं हो सकती है, वृत्त चार्ट हो सकता है, समय चार्ट हो सकता है, प्रवाह चार्ट हो सकता है, चित्रात्मक या संगठन चार्ट हो सकते हैं, जो इतिहास के संकेतों के बारे में जो हमें बताते हैं, विभिन्न संकेतों के बारे में बताते हैं। उसके अलावा जो है समय रेखा और समय ज्ञान, जिसकी स्थिति और दूरी और अवधि बताती है। उसके अलावा जो है समय लेखा चित्र है, तुलनात्मक लेखा चित्र है, भित्ति समय लेखा है, वंश वृक्ष तालिका है, विविध तालिकाएं हैं, रेखाकृतियां हैं और युद्ध योजना है। इनमें से जरूरी नहीं है कि आप सारे याद करें, इनमें से आप चाहें तो 2-4 छोड़ भी सकते हैं। बाकी आपको ये सारे बहुत महत्वपूर्ण हैं, इनको याद रखना है। आगे जो है राष्ट्रपति के कार्यों का वर्णन कीजिए। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितनी अवधि का होता है ये बताना है। राष्ट्रपति के बहुत सारे कार्य जो है कार्य हैं या शक्तियां हैं। इन सभी शक्तियों को हम जो है आराम से बता सकते हैं। जैसे मैंने प्रधानमंत्री का बताया था, ऐसे ही राष्ट्रपति का पूछा जाता है। इनका कार्यकाल 5 साल का होता है। मौर्य साम्राज्य के पतन क्यों हुआ था, तो देखो पारिवारिक षड्यंत्र हुआ था, अयोग्य उत्तराधिकारी था, प्रशासनिक कार्यों में शिथिलता थी, यानी कि बहुत ही कमजोरी थी, मतलब आसानी से, मतलब कहते हैं ना कि जो भी प्रशासनिक कार्य थे उसमें जो है बिल्कुल ही ढीलापन आ गया था। आर्थिक कारण थे और साथ साथ धार्मिक कारण भी थे। तो ये सारे के सारे कारण हैं जो मौर्य साम्राज्य को पतन की ओर ले गए। उसके बाद जो है राज्य सब बच्चों को 14 वर्ष की अवस्था की समृद्धि तक निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए व्यवस्था करेगा। यह प्रावधान जो अनुच्छेद 45 में दिया गया है। सामाजिक विज्ञान नामक पद उन विद्यालय विषयों की ओर संकेत करता है जो मानवीय संबंधों को विवेचना करते हैं। परिभाषा जो है ईवी वेस्ली की है। विज्ञान अभिलेख विज्ञान क्या है, तो आप आसानी से बता सकते हैं। पद्मावत महाकाव्य के रचयिता के नाम आपको बताना है, तो मलिक मोहम्मद जायसी जो है पद्मावत के जो है महाकाव्य के रचयिता हैं। पूर्व वैदिक काल में परिवार का जो स्वरूप जो है कैसा था, वैदिक काल में जो पितृसत्तात्मक था, यानी कि वहाँ पे पिताओं की चलती थी, महिलाओं की नहीं। मातृसत्तात्मक जो है आपका सिंधु सभ्यता में था। प्राचीन कुरु जनपद की राजधानी जो थी वो इंद्रप्रस्थ थी। मथुरा किस प्राचीन जनपद की राजधानी थी, तो ये थी अश्मक की। और वर्तमान के भागलपुर को प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था, तो उसको बोलते थे अंग। और गुलाम वंश का प्रथम सुल्तान जो है कुतुबुद्दीन ऐबक था। विजयनगर का प्रथम शासक जो है हरिहर प्रथम था। हरिहर और बुक्का ने जो है इसकी जो है क्या करी थी, स्थापना करी थी विजयनगर की। हरिहर और बुक्का 2 भाई थे। इसमें से जो हरिहर प्रथम था उसको प्रथम शासक माना जाता है। हरिहर बुक्का और दोनों ही भाई थे। तैमूर वंश ने भारत में प्रवेश किया तो सन 1398 में उनका प्रवेश माना जाता है। मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किए तो उसने 12वीं सदी के अंत में जो है आक्रमण किए। एशिया के मध्य जनसंख्या वाले क्षेत्र में सम्मिलित है तो वो वर्मा है, एशिया के मध्य में। उसके बाद जो है विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप दक्षिण अफ्रीका है। अकबर के 9 रत्नों में शामिल जो हैं वो कौन कौन से हैं, तो ये सारे के सारे शामिल हैं। और उसके बाद औरंगजेब किन मुसलमानों का विरोधी था, तो औरंगजेब जो है शिया मुसलमानों का विरोधी था। खालिस्तान एक क्रूर मंगोल योद्धा था जो संपूर्ण विश्व पर अधिकार करना चाहता था, तो चंगेज खान। और तंजौर का राजराजेश्वर का मंदिर खालिस्तान शासकों की स्थापत्य कला का नमूना है, तो ये चोल वंश का जो है नमूना है। ठीक है, चोल शासकों का। इसके ऊपर मूवी भी बनी हुई है, अभी लेटेस्ट मूवी साउथ में बनाया गया है। ठीक है ना। और अशोक डैश साम्राज्य का एक महान योद्धा था, तो मौर्य साम्राज्य ये तो आप जानते ही हो। अध्यात्मवाद का अर्थ जो है क्या होता है, तो आत्मा का उत्कर्ष होता है। ठीक है। अगला जो है समाज में व्यक्ति का चरम लक्ष्य क्या है, तो यह है मोक्ष प्राप्ति। सिंधु सभ्यता के लोग किन किन कलाओं में निपुण थे, तो चित्रकला, लेखन कला और कुंभ कला इनमें निपुण थे। मथुरा किस प्राचीन जनपद की राजधानी थी, तो सूरसेन की राजधानी थी। नवपाषाण काल के लोग किसकी पूजा करते थे, तो शिवाजी की पूजा करते थे नवपाषाण के लोग। और सिंधु सभ्यता के 2 प्रमुख जो है नगरों के नाम बताने हैं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ये 2 प्रमुख नगर थे।
आदि मानव का पालतू पशु कौन था, तो वो कुत्ता पालते थे। वेदों की कुल संख्या कितनी है, तो 4 है, आपको नाम भी मैंने बता दिया है, आपके जो योग शिक्षा का चैप्टर था, विषय था, उसमें बताया था मैंने आपको। और सामुदायिक साधनों के उपयोग को दैनिक जीवन में होने वाली क्रियाकलापों के आधार पर समझाइए। जो भी सामुदायिक साधन है उसके उपयोग को हम दैनिक जीवन में कैसे क्रियाकलापों के आधार पर समझा सकते हैं, उनको बता रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसमें आपको समझ करके लिखना है। तो बालक के समुदाय में दैनिक जो अनुभव होता है उसके बारे में बता सकते हैं। शैक्षिक भ्रमण जो है ये इसको बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, शैक्षिक भ्रमण, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से याद करना है। संदर्भ व्यक्ति, ठीक है, और साथ ही साथ समुदाय के सदस्यों के साक्षात्कार और स्थानीय योजनाओं में योगदान। तो इनको छोटा भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आप बहुत बड़ा बड़ा लिखो, आप 4-4 3-3 लाइन, आप इसको जैसे पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा मुझे मात्र जो है इतना लिखना है, तो इतना लिखना है तो इतना लिख देंगे, अगर मुझे इतना लिखना है तो इतना लिख देंगे। कम से कम 2 से 3 लाइनें आपको लिखनी होती हैं इनको डिस्क्राइब करते समय। बालक के मानक व्यवहार से आप क्या समझते हैं ये बता देना है, ठीक है। तो इसमें 2 तरह जो है हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। इसमें तीसरा पॉइंट चाहे तो हम इसको लिख सकते हैं। इसके बाद जो है नेक्स्ट है आपका नैतिक के संबंध में बालक की धारणा को समझाते हुए बालक के नैतिक द्वंद्व का वर्णन करना है। तो नैतिक द्वंद्व में क्या हो जाता है, बालक जो है गलत आदतों में पड़ जाता है, ठीक है। तो ये हम चीज़ इसमें समझा देंगे, जिसके 3 जो है यहाँ पर परिणाम देखने को मिलते हैं। इसके बाद जो है नेक्स्ट है बालक में नैतिक विकास किस प्रकार संभव है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नैतिक विकास किस तरह संभव है। नैतिक विकास में बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये भी ध्यान रखना है। तो कैसे संभव कर सकते हैं हम इस पैराग्राफ से समझ सकते हैं, और क्या क्या जो है इसमें हम कार्य या शिक्षक जो है किस दिशा में कार्य कर सकते हैं, तो उनके हम पॉइंटों को समझा सकते हैं। तो आप जितना लिखना चाहें ना उतना ही लिखना है, ज़्यादा पे आप फोकस ना करें, पहले याद करें, पढ़ें और समझें। धार्मिक शिक्षा किसे कहते हैं, ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है। तो इसके बारे में हमने दे दिया आपको सारा डिटेल। अगला जो है सामुदायिक संसाधनों के महत्व को समझाइए। तो सामुदायिक संसाधनों के महत्व क्या हो सकते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड है कि हमें कितना लिखना है, ठीक है। इसका अर्थ बता सकते हैं, और इसके जो प्रमुख है भाग हैं उनको बता सकते हैं। इसके अलावा जो योजना का एक उद्देश्य कार्य, योजना एक उद्देश्यपूर्ण कार्य है जिसे मन लगाकर सामाजिक वातावरण में पूर्ण किया जाता है। यह कथन जो है किसका है, तो यह कथन जो है W.H. किलपैट्रिक का है। और साथ ही साथ जो है छोटी कक्षाओं के बालकों के लिए सबसे उपयुक्त विधि जो है उद्यमी विधि है। साथ ही साथ पाठ्यक्रम में वे सभी अनुभव निहित हैं जिनको विद्यालय द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के उपयोग में लाया जाता है। यह परिभाषा जो क्रो एंड क्रो की है। स्रोत विधि में सहायक स्रोतों के नाम स्रोत के रूप में लिखिए, तो ये पुस्तक है स्रोत विधि में। कक्षा में किसी वस्तु के वास्तविक रूप को प्रदर्शित करने की स्थिति में प्रयोग करना उचित होगा, तो हम क्या उचित करते हैं, उचित उपयोग करते हैं मॉडल की। और वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा छात्रों के तथ्यात्मक व खालिस्तान ज्ञान की जाती है। तथ्यात्मक और ज्ञानात्मक मूल्यांकन खालिस्तान चलने वाली है, तो निरंतर या सतत चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा को खालिस्तान बनाना ही मूल्यांकन का अर्थ है, तो उद्देश्य केंद्रित बनाना जो है इसका मूल्यांकन का अर्थ है। और आप डेफिनेशन भी लिख सकते हैं मूल्यांकन का अर्थ क्या है। खालिस्तान शिक्षक प्रधान विधि के अंतर्गत आती है, तो व्याख्यान विधि जो है शिक्षण प्रधान विधि के अंतर्गत आती है। छात्रों की खालिस्तान प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, तो प्रेरणा शक्ति की, छात्रों की प्रेरणा शक्ति को जो है प्रोत्साहित करना चाहिए। परीक्षा प्रविधि के रूप जो है आपको बताना मौखिक, लिखित और प्रायोगिक 3 होती हैं। मूल्यांकन के लिए क्या अनिवार्य है, तो मापन अनिवार्य होता है। व्याख्यान विधि से आप क्या समझते हैं, हम प्रीवियस टाइम में पढ़ चुके हैं इसको। इस विधि का उपयोग, लाभ और दोष, ये सारी चीज़ आपको बताना है। तो व्याख्यान विधि तो ये आपकी है ही, अर्थ बता सकते हैं, पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। इसके घटक कौन कौन से हैं, कभी कभी आपको व्याख्यान कौशल के घटक पूछता है, तो ये घटकों को भी आपको इसमें बता देना है। इसमें 10 घटक है। व्याख्यान विधि के उपयोग क्या क्या हो सकते हैं, तो इन विधियों के उपयोग जो है हम आसानी से बता सकते हैं इन पॉइंटों के माध्यम से, तो इन पॉइंटों को याद कीजिए। सामाजिक विज्ञान शिक्षण की विधियों का वर्गीकरण कर सकते हैं, तो परंपरागत विधियाँ आती हैं और आधुनिक विधियाँ आती हैं, ठीक है। उसके बाद में व्याख्यान विधि का उपयोग करते समय किस किस बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो इन सभी बातों का हम जो है ध्यान रखेंगे। तो ये सारे पॉइंट्स जो है इनमें कवर कर लीजिएगा। इसके बाद जो है आपको इतने ही पॉइंट याद करने हैं जितना आपको याद रहे। 5 पॉइंट कम से कम, मिनिमम किसी भी क्वेश्चन के 5 पॉइंट आपको याद होने चाहिए, ताकि अगर क्वेश्चन 2 नंबर का मिले तो आप 2 पॉइंट लिख दें, 3 नंबर का मिले 3 पॉइंट मिल दे, और 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाए तो आप 5 पॉइंट लिख सकें। समाज विज्ञान की सामग्री के संकलन में कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, तो जो विशेष सावधानियां हैं इनको मैंने टॉपिक वाइज या पॉइंट वाइज दिया है, तो इन पॉइंटों को जो है आपको पढ़ लेना है, याद कर लेना है। इसके बाद जो है मेथड एंड टेक्निक ऑफ टीचिंग पुस्तक के लेखक कौन है, तो H.C. मॉरिसन है। और स्वांगीणीकरण किस
विधि का कार्यपद है, तो इकाई शिक्षण विधि का ये कार्यपद माना जाता है। परियोजना विधि का अनुमोदन किया तो किसने किया था? किलपैट्रिक ने किया था। पाठ्यपुस्तकें पाठ्यक्रम में वांछनीय परिवर्तन लाने का साधन है, यह कथन जो है R.H. दवे का है। और निरीक्षित अध्ययन पद्धति को खालिस्तान अध्ययन पद्धति भी कहा जाता है, इसको निर्देशित अध्ययन पद्धति भी कहा जाता है। अनुदेशात्मक उद्देश्यों पर सबसे पहले खालिस्तान ने व्यवस्थित विचार प्रकट किए थे, तो इसने किसने किए थे? प्रोफेसर V.S. ब्लूम ने। प्रस्तावना प्रश्न छात्रों के खालिस्तान पर आधारित है, पूर्व ज्ञान पर। योजना पद्धति के जनक जो है किलपैट्रिक है। खालिस्तान ने इकाई शिक्षण के लिए 3 पदों का निर्धारण किया था, मॉरिसन ने किया था। और उसके बाद जो है सामाजिक विज्ञान का आरंभ सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। मूल्यांकन आयाम के प्रवर्तक जो है ब्लूम को माना जाता है। हिस्टोरिया शब्द किस भाषा से है? तो ग्रीक शब्द से है। हिस्ट्री जो है बना है वो हिस्टोरिया शब्द से बना है। विद्यालय समाज का दर्पण है, ये कथन जो है जॉन डीवी का है। अनुभवों की संपूर्णता का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो माध्यमिक शिक्षा आयोग ने किया था। करके सीखने का सिद्धांत आधारित विधि जो है वो क्या है? परियोजना है। इकाई शिक्षण विधि के प्रवर्तक जो है H.C. मॉरिसन है। और साथ ही साथ अनुसंधान विधि का विकास किसने किया था? आर्मस्ट्रांग ने किया था। कई बार हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। अनुच्छेद के संविधान के किस अनुच्छेद में कल्याणकारी राज्य की स्थापना की बात कही गई? तो अनुच्छेद जो है 39 में की गई है। क्या विधि एवं प्रविधियों के उद्देश्य समान है? देखो विधि और प्रविधि जो है अलग अलग होते हैं, तो इसके उद्देश्य जो है समान नहीं होते हैं। सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र कौन कौन से हो सकते हैं? तो ये सारे क्षेत्र जो है सामाजिक विज्ञान के क्षेत्रों में है। सामाजिक अध्ययन का पूछे तो भी आपको ये क्षेत्र लिख देने हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, ये क्षेत्रों को आपको उजागर कर देना है। सामाजिक विज्ञान के सामान्य उद्देश्य क्या है? तो सामाजिक विज्ञान के हो या सामाजिक अध्ययन के जो उद्देश्य पूछेगा तो आप इन सभी को लिख देंगे, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। उद्देश्य आपका अध्ययन का पूछे या विज्ञान का पूछे तो आप ये सारे उद्देश्य इसमें बता सकते हैं। इसके बाद जो सामाजिक अध्ययन की विशेषताएं पूछे या सामाजिक विज्ञान की विशेषताएं पूछे तो भी आप जो है इन पॉइंटों को ही लिखेंगे। ध्यान रखना है, जो क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं मैं उनको समझ लीजिएगा। विज्ञान और अध्ययन दोनों ही जो है सिमिलर रहेंगे, आप उनको जो है उनके आंसर्स को सेम ही लिख सकते हैं। उसके बाद एनसीएफ 2005 के अनुसार जो सामाजिक अध्ययन के कितने विषय हैं ये आपको बताना है। तो इसके विषय जो हैं 5 माने गए हैं, ये 5 विषय को आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो है नेक्स्ट आपका सामाजिक अध्ययन की सर्वश्रेष्ठ पर्यटन विधि जो है क्या है, ये इसको आपको समझाना है। तो पर्यटन विधि क्या होती है, इसके 3 पॉइंट बता देंगे। पर्यटन विधि के जो है विचारधारा किसने प्रस्तुत की थी? तो विभिन्न प्रकृतिवादियों ने प्रस्तुत की थी। जनक कौन थे ये बताया गया है। सर्वश्रेष्ठ विधि है ये, ठीक है। और इसका महत्व जो है पेस्टालाजी ने बताया था। ये सारी चीज़ें इसमें लिखी गई है। तो ये सारे पॉइंट जो आपको याद रहने चाहिए। पर्यटन विधि जो है एनसीएफ 2005 के अनुसार जो है पर्यटन विधि के बारे में क्या बताया गया है, इतना बताया गया है। और इसमें जो है एनसीएफ 2005 के हिसाब से पर्यटन विधि में भ्रमण के प्रकार भी बताए गए हैं, इनको भी आपको ध्यान रखना है। पर्यटन विधि के कभी कभी आपसे पर्यटन विधि के गुण पूछ लेता है, तो गुणों में ये सारे के सारे गुण आप बता सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो है आपसे दोष पूछ लेता है, तो दोष में कुछ कमी दोष हैं, इनको बता सकते हैं। उसके बाद में सामाजिक अध्ययन की सीमाओं का वर्णन करना है, तो आप ये सीमाएं बता सकते हैं। सामाजिक अध्ययन के सीमाएं क्या क्या होती हैं। नागरिक शास्त्र क्या है, इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। साक्ष्य क्या होते हैं, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। संज्ञान का क्या अर्थ है, ये भी पूछा जाता है। सारे क्वेश्चन जो है बहुत महत्वपूर्ण है। वर्तमान मूल्यांकन प्रणाली से अध्यापकों को मिलने वाली लाभों की चर्चा करनी है कि अध्यापकों को क्या क्या लाभ मिल रहा है। तो वर्तमान मूल्यांकन प्रणाली से बहुत सारे लाभ हैं, जिनके हम 5 लाभ तो हमें याद रखने ही रखने हैं। मूल्यांकन को परिभाषित करना है, बार बार हम बहुत सारे विषयों में परिभाषित कर चुके हैं और यहाँ पे भी परिभाषित कर रहे हैं ताकि आप याद कर सकें। पूर्वाग्रह का क्या अर्थ होता है ये आपको समझाना है। और उसके अलावा जो है आंकड़ों से आप क्या समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। खोज विधि क्या है, ये हर विषय में पूछने का प्रयास करता है। और उसके बाद जो है निरीक्षण विधि का महत्व क्या हो सकता है, ये आपको समझाना है। तो इस तरह से जो है आपको इसका आंसर लिख देना है। अगला जो है अधिगम का सार रूप समझाने के लिए पाठ्यपुस्तक क्यों आवश्यक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा पूछा जाता है। शिक्षण अधिगम सामग्री क्या होती है, ये तो आप बता ही सकते हैं, जिसमें द्रव्य और श्रव्य माध्यम भी हम उपयोग करते हैं। ज्ञानात्मक विकास का क्या अर्थ होता है। व्यक्तिगत अध्ययन विधि जो है, जिसे हम केस स्टडी मेथड कहते हैं, ये किसे कहते हैं, ये आपको समझाना है। बहुत ही सिंपल सा आंसर है। और इसके बाद एक अंतिम जो प्रश्न बनता है, सामाजिक विज्ञान और सामाजिक अध्ययन में अंतर आपको बताना है। तो इन चरणों के माध्यम से जो है सामाजिक विज्ञान और सामाजिक अध्ययन में जो है आप अंतर बता सकते हैं। और जैसा मैं बता चुका हूँ, प्लेलिस्ट आपके सामने आ रही है, इसको आप चेक कर सकते हैं, सारे विषय मिल जाएंगे। और जो PDF है उसके लिए मैं आपको 102 दिन में जो है वीडियो बना के दे दूंगा कि कैसे आपको इसको डाउनलोड करना है, PDF को कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं, कितने समय तक आपको ये PDF उपलब्ध हो पाएगा और किन किन समय के बीच में जो है PDF उपलब्ध नहीं हो पाएगा, और लास्ट डेट जो है PDF प्राप्त करने की क्या रहेगी। तो सारे मटेरियल जो मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ
आने वाले 1 से 2 दिन में, 1 to 2 डेज में आपको ये डिटेल मिल जाएगी इस वीडियो के माध्यम से, PDF के वीडियो के माध्यम से। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे। शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।